नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 70। पूरे 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न को हम लोग विस्तार के साथ देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो ये किसने कहा? केसी वियर ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? केसी वियर ने। प्रस्तावना के कथन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। अल्लाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। अय्यर ने क्या कहा था इस प्रस्तावना के बारे में? कहा था, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहा था कृष्ण स्वामी अय्यर ने। वही बात करें के.एस. मुंशी ने इसके बारे में क्या कहा? तो कहा था, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये कहा था के.एस. मुंशी ने। वहीं पालकी वाला ने कहा था, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? ये कहा था एन.ए. पालकी वाला ने। एन.ए. पालकी वाला ने कहा था। वहीं अंबेडकर ने क्या कहा था? तो अंबेडकर ने कहा था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई? ये फ्रांस से लिया गया। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। वहीं प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो है प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। बात आई फ्रांस की, तो फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिए गए? तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस से लिए गए हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। वहीं बात करें कनाडा, तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? तो कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। वहीं बात करें जर्मनी, तो जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल के दौरान। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत, और यह जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? यानी वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुना जाता हो, यानी पहले राज्यसभा का सदस्य हो, कहीं से चुनाव जीतकर वह लोकसभा का सदस्य बन गया हो, तो उसे 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि वह लोकसभा का सदस्य रहेगा या राज्यसभा का सदस्य रहेगा। चलिए प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह डैश वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेके 56 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चला था। और 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश था, यानी उस दौरान कोई चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक था? तो ये 69 से 74 तक था। 69 से 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना या 74 से 79 तक था। 74 से 79 तक। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना या 1980 से 85 तक था। वहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक था। वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1992, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष जो है ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष वार्षिक योजनाएं आई थी।
वार्षिक योजनाएं आई थी, तो ये 92 से 7वां जो है, ये 8वां 92 से चला था, तो 8वां 92 से 97 तक चला था। 9वें की बात करें तो यह 97 से 2002 तक चला था। 10वें की बात करें तो 10वां पंचवर्षीय योजना, 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना तो ये 7 से लेके 12 तक चला था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 12 से लेके 17 तक था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में है, 143 में है। वहीं बात करें अनुच्छेद 141, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा, ये वर्णित है। वहीं 142 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले के फैसले सुनाते हुए, मैंने कोई भी फैसला वह सुना सकता है, आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण हो या उचित हो। वहीं अनुच्छेद 145 की बात करें तो न्यायालय के नियम, यानी अगर राष्ट्रपति कोई चीज़ पर सलाह मशवरा मांगता है तो उसके लिए 5 सदस्यीय न्यायाधीश की पीठ जो है बैठेगी और उसके नियम इसमें वर्णित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह वर्णित है अनुच्छेद 154 में। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 154 में वर्णित है। वहीं बात करें अनुच्छेद 153, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यपाल का उल्लेख है। जबकि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का नियुक्ति का चर्चा है। अनुच्छेद 163 में तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद की चर्चा है। मंत्री परिषद की चर्चा है। 164 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध इसमें वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में विदेशी निवासियों की आय शामिल नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये होता क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी जो होता है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एक वर्ष की अवधि में एक देश में समान नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। वहीं जीडीपी निकालना हो तो जीएनपी, तो जीएनपी बराबर हम लोग अगर निकालना हो तो जीडीपी में क्या करते हैं? जीडीपी में हम लोग एक्स को जोड़ते हैं। एक्स का मतलब हो गया देशवासियों द्वारा विदेशियों में आय अर्जित हो। वहीं एम को माइनस करते हैं। एम हुआ विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, तो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को उसमें घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यही कहा गया है कि जीएनपी में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो विदेशी निवासियों की आय जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं? तो सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। प्रश्न है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं भुगतान संतुलन कहते किसे हैं? इसे समझ लेते हैं हम लोग। भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन एक विवरण है जो किसी भी अवधि के दौरान व्यावसायिक इकाइयां सरकार जैसी संस्थाओं के मध्य किए गए प्रत्येक मौद्रिक लेन देन को अभिलिखित करता है। ये क्या करता है? सरकार और व्यावसायिक इकाइयों के बीच किए गए मौद्रिक लेन देन को दर्शाता है, अभिलेखित करता है। कौन? भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन किसी देश की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में भी सहयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया था। 2022 में भारत का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप में कितना था? 135 था। 135वें नंबर पे भारत था। पहली बार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 में जारी किया गया था। कब? 2006 में। 2022 की बात करें, भारत 135वें नंबर पे और प्रथम स्थान पे कौन था? तो इसमें प्रथम स्थान पे था आइसलैंड। कौन था? आइसलैंड इसमें टॉप पे था। चलिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो यह होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। वही बात करें अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम पर तो लगा हुआ दिखता है पर उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात अगर उसे नौकरी से निकाल दिया जाए तो उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है। वहीं बात करें घर्षण जनित बेरोजगारी, तो घर्षण जनित बेरोजगारी यह तकनीकी विकास से होता है। जैसे पुराने तकनीक के लोग तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं जब तक कि कोई नई तकनीक सीख नहीं पाते हैं। अर्थात नई नौकरी खोजने के दौरान और पिछली नौकरी के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी। वहीं शिक्षित बेरोजगारी यानी किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। वहीं मौसमी बेरोजगारी, तो वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। और चक्रीय बेरोजगारी जो एग्जाम में बहुत बार आता है, चक्रीय बेरोजगारी जब मांग पूरी तरह से समाप्त हो जाए, अर्थात समग्र मांग के अभाव में फैक्ट्री बढ़ जाए तो इससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ज़्यादातर जैसे नोकिया कंपनी या फैक्ट्री, परिवहन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता, ये सारे उदाहरण हो गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? तो शक्रादित्य ये किसे कहा जाता है? स्कंद गुप्त को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल से उसकी उपाधियों से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इन्हें कौन सी उपाधि धारण किया था? इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया था। कौन सा? महाराज का। चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, द्वितीय नहीं, प्रथम ने। इसे प्रथम कर लेंगे। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, परम भागवत ये सारी उपाधियां धारण किया था। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो कविराज, अश्वमेघ, परम भागवत की उपाधि इन्होंने भी धारण किया था और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वहीं कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। किसकी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो किसका किया गया था? अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कालिदास की रचना है। संस्कृत में इसकी रचना की गई है। वही बात करें, आप लोग बताएं कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है चार्ल्स विल्किंस ने किया है। वहीं बात करें रामायण का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ग्रिफिथ ने किया है। किसने किया है? रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद ग्रिफिथ ने किया है। चलिए दोस्तों, अच्छा मनुस्मृति हम लोग देख लिए, मनुस्मृति भी देख लेते हैं। मनुस्मृति इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। किसने? विलियम जोन्स ने किया है। और विलियम जोन्स नहीं अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था?
तो इसके धम का भाग कौन सा नहीं था? तो ये ब्राह्मणों का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर सी। अशोक सभी धर्म को मान्यता देता था, सभी धर्मों का वह मान्यता देता था। वहीं अशोक की बात करें तो इनके जो प्रमुख शिलालेख हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक ने धम्म की चर्चा, धम्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में किया है? तो 11वें शिलालेख में, अशोक की 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, 11वें शिलालेख में। वहीं बात करें इसके 13वें शिलालेख में कलिंग नरेश खारवेल की चर्चा है, कलिंग नरेश खारवेल की चर्चा है और कलिंग युद्ध का वर्णन है। वहीं बात करें अशोक के जो 5वां शिलालेख है, 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और वहीं इसके 10वें शिलालेख में अशोक ने जनता को आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की सोचे। किसकी सोचे? प्रजा की सोचे। अशोक की बात करें तो इसका गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। जिसमें वह गद्दी पर बैठा था वह कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। चलिए दोस्तों, प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मोहर की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ, एक अन्नागार प्राप्त हुआ है और यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा या जो है पाकिस्तान के मोटम गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ 6 अन्नागार मिले हैं, 6 अन्नागार मिले। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले। वहीं बात करें लोथल की तो यह जानते हैं बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले। यहाँ चित्रित मृदभांड मिले हैं, चित्रित मृदभांड मिले हैं। पैमाने की प्राप्ति हुई, हाथी के दांत मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य हुए, फारस की मोहरें प्राप्त हुए, युगल समाधियां प्राप्त हुई है। वहीं रोपड़ तो रोपड़ हम लोग जानते हैं यहाँ से चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये डाई स्टेज एंजाइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड एंजाइम। इन्वर्टेड एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तन करता है। किसको? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तन। एमालेज एंजाइम, इसका स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय लाइपेज और एमालेज, लाइपेज और एमालेज होता है। एमालेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? यानी उसकी माँ या माँ को ए हो और पिता को बी हो तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो बच्चों में ये चारों ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं माता पिता में ए और ए, ओ और ओ हो तो बच्चे में संभावित होने की संभावना होती है ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ। वहीं ओ और ए हो, यानी ओ और ए हो ब्लड ग्रुप माता पिता में तो बच्चे में ओ और ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। वहीं अगर किसी एक में ओ हो और किसी दूसरे में ए बी हो, किसी दूसरे में ए बी हो तो बच्चे में होने की संभावना होती है ए और बी की, ए और बी की। वहीं ए और बी, वहीं ए और दूसरे में ए बी हो तो बच्चे में होने की संभावना होती है ए बी और ए बी, ए बी और ए बी। और वहीं दोनों में बी हो, वहीं दोनों में बी हो तो बच्चे में होने की संभावना होती है बी और ओ, बी और ओ। और दोनों में ए हो तो बच्चे में होने की संभावना होती है ए और ओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है?
तो कृत्रिम मधुरक कौन सा है सबसे प्रबल? तो ये है एलिटेम। कौन सा है? एलिटेम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा सुक्रोज कौन सा है? तो फ्रुक्टोज। कौन सा? फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है प्राकृतिक रूप से। वहीं सैकरीन, तो सैकरीन इसका उपयोग मधुमेह रोगी के इलाज में किया जाता है, सैकरीन का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर डैश निर्भर नहीं करता है? तो उस पर क्या निर्भर नहीं करता है? तो उस पर जो है उसके द्रव्यमानों का योग निर्भर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा था, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के मान लेते, किसी का द्रव्यमान m और किसी दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, m1 और m2। तो पिंडों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उसका जो बल जो होगा वह उसके पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल और उसका जो कांस्टेंट, ये गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे कहते हैं, उसका गुणनफल और उसका व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? उसका दूरी का, r² का। ये फॉर्मूला दिया था किसने? ये न्यूटन ने दिया था। और इसमें जो है, तो इसमें देख रहे हैं इसके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, g पर निर्भर करता है और दूरी पे, r दूरी होता है दोनों के बीच की दूरी, उस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु जो है तीनों रूप में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 नॉन मेटेलिक तत्व हैं। वो 22 में जिसमें 11 गैस हैं, 11 गैस अवस्था में है, एक द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में है, और बाकी 10 जो है वह ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। यानी अधातु जो है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वहीं धातु की बात करें तो धातु यह मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, सबसे ठोस अवस्था में पाई जाती है। अच्छा बताएं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। कौन सा है? लिथियम सबसे हल्की। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर की बात करें तो क्रोमियम। क्रोमियम जो है, क्रोमियम सबसे ठोस धातु होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्राइटियम की बात करें तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम जिसे 1H1 से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसे 1H2 से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसे 1H3 से डिनोट करते हैं। यही ड्यूटेरियम जिसे भारी जल कहते हैं, यानी भारी जल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल का खोज किसने किया था? यह भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यूरे और वाशबर्न इन्होंने भारी जल का खोज किया था। भारी जल कितना पे जमता है? तो भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 3.8 डिग्री सेल्सियस पे भारी जल जमता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अच्छा से हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था ऑल्टमैन ने। किसने किया था? ऑल्टमैन ने इसका खोज किया था। वेडा ने इसका नामांकन किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल होता है। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा विभाजित होता है। वहीं डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवण में पाया जाता है। डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो ये हरित लवण में भी पाया जाता है। चलिए प्रश्न, विव ज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है कोशिका विभेदन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभेदन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त, अस्थि और उपास्थि। रक्त, अस्थि और उपास्थि ये तीनों जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, संयोजी ऊतक ये होता क्या है? तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वहीं अस्थि, रक्त, लसिकाएं ये सब में जो है संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अस्थियां जो होती है वह तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। अच्छा, वहीं तंत्रिका ऊतक का उदाहरण। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तो इसका मस्तिष्क जो है तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वहीं पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक इसकी मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर का रक्षा करता है। वहीं उपकला ऊतक भी आता है। उपकला ऊतक तो इसमें इसका त्वचा बना होता है। त्वचा जो है उपकला ऊतक का उदाहरण है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत से यह मिलान करता है। चलिए प्रश्न, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो यह वसा का पाचन प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। शरीर के कुछ अंगों में मिनरल्स और सॉल्ट जमकर पत्थर यानी स्टोन का रूप लेती है। ये जो है मूंग दाल से लेकर टेनिस बॉल के साइज तक का भी हो सकता है। यह पथरी यानी स्टोन शरीर में 4 जगहों पर हो सकते हैं। चलिए प्रश्न, 1 डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो 1 डायोप्टर 1/मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, किसी लेंस के डायोप्टर निकालना हो, तो किसी लेंस का डायोप्टर बताना हो तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो D बराबर 1/f, D बराबर 1/f उसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है? तो किसमें जंतु के वर्ग नहीं है? तो ये दोनों हैं निनमेंडोटा और जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों जो है जंतु नहीं, ये दोनों पादपों के वर्ग हैं, पादपों के संघ हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा की बात करें तो ऑर्थोपोडा, मोलास्का, प्रोटोजोआ, पोरीफोरा, एनेलिडा ये सारे जो हैं जंतु वर्ग के संघ हैं। अच्छा, उदाहरण आप लोग देख ले ऑर्थोपोडा के उदाहरण। तो ऑर्थोपोडा यह सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। सबसे बड़ा जंतु वर्ग कौन सा है? कौन सा संघ होता है? ऑर्थोपोडा संघ होता है। वहीं बात करें मोलास्का, तो मोलास्का तो इनकी शरीर की रचनाएं मुलायम होती है। इनकी शरीर की रचनाएं कैसी होती है? मुलायम होती है। वहीं बात करें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म 2 ग्रीक शब्दों से बना है। नग्न, एक जिम्न जिसका अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीज, इसलिए इसे नग्न बीज पौधा कहा जाता है। वहीं होता है एंजियोस्पर्म, तो यह 2 शब्दों ग्रीक शब्दों से बना एंजियो जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्मा का मतलब होता है बीज, यानी 2 ढका हुआ बीज से इसका निर्माण होता है। किसका? एंजियोस्पर्म का। तो ये दोनों जो है पादप वर्ग के संघ हैं, पादप वर्ग के संघ है। बाकी ये सारे जो है जंतु वर्ग के संघ है। मनुष्य किस संघ में आता है? तो मनुष्य कार्डेटा संघ में आता है। किस में आता है? कार्डेटा संघ में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है? तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व का माप होता है। किसका? उसका जड़त्व का माप होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो किस में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो ये कांसा में।
कांसा में है जस्ता नहीं पाया जाता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सब देख लेते हैं हम लोग कि ये किसका मिश्रण है, पीतल। तो पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक, यानी इसमें जस्ता पाया जा रहा है। ब्रॉन्ज या कांसा या कॉपर और टीन का मिश्रण, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। वहीं जर्मन सिल्वर की बात करें तो यह कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कौन, जर्मन सिल्वर। वहीं गन मेटल की बात करें, गन मेटल, तो यह कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण होता है। तो जिंक किस में नहीं पाया जा रहा है, तो ब्रॉन्ज यानी कांसा में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम में सजाएं। तो ये 4 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देख लेते हैं इसे। प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, तो ये 4 बड़े राज्य है। 1 नंबर में है राजस्थान, उसके बाद ये हो गया मध्य प्रदेश, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे है ये महाराष्ट्र और चौथे पे ये है उत्तर प्रदेश, चौथे पे उत्तर प्रदेश। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वह है गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में। लवणीय मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में है लवणीय, जिसे रेह मिट्टी या कलर मिट्टी कहते हैं। यह पश्चिमी गुजरात, सुंदरवन और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण होते हैं। वहीं गेहूं और चावल इसमें पैदा की जाती है। गेहूं और चावल, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम अधिक होता है और नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। वहीं बात करें जलोढ़, तो जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें धान, गेहूं आदि फसलों की खेती की जाती है। काली मिट्टी में पोटाश, चूना की अधिकता होती है और यह दक्कन के पठार, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। वहीं काली मिट्टी का रंग काला टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण होता है, जबकि लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी को ही निच्छादित मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, निच्छादित मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, तो भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान ये अवस्थित है पुणे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ अवस्थित है, पुणे में अवस्थित है। वो नई दिल्ली की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद, तो यहाँ पे राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय को 4 हिमालयों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के भाग हो गए ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। वहीं बृहद हिमालय, तो जितने भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, नामचा बर्मा हो, नंगा पर्वत हो, ये सारे किस में आते हैं, ये बृहद हिमालय में आते हैं। प्रश्न आते हैं लघु हिमालय से। तो लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी, यह लघु हिमालय में आते हैं। बाकी जितने घूमने वाले स्थान हैं, कुल्लू, मनाली, ये सारे भी लघु हिमालय में आते हैं। वहीं शिवालिक हिमालय, यह सबसे नवीन श्रेणी है। जम्मू पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ओबार पहाड़ी, ये सारे शिवालिक हिमालय में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है।
तो यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार नहीं हुआ हो और उद्गार होने की संभावना बनी हुई हो, तो वैसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो नारकोंडम, विसुवियन ज्वालामुखी जो इटली में है, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी, यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी की उदाहरण। वहीं सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा जो है उद्गार होते रहता है, वैसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। किलायु ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है वह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं बैरन द्वीप यह भी अंडमान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं मृत ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी इसे कहते हैं, जिसमें बहुत पहले उद्गार हुआ हो और उद्गार होने की संभावना नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है वह मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है, वह भी मृत ज्वालामुखी। और एकांकोगुआ ज्वालामुखी जो एंडीज पर्वत पर है, यह भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की थी। तो समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू किया था पुर्तगालियों ने। किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने लागू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आप लोग जानते होंगे ब्लू वाटर पॉलिसी यह लागू किसने किया था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। और इसके बाद आया था अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। वहीं पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया था। चलिए किस पेशवा ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि की? तो अंग्रेजों से बेसिन की संधि यह किया था बाजीराव द्वितीय ने। किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। यह बेसिन की संधि हुआ कब था? तो बेसिन की संधि यह 1802 ईस्वी में किया गया था। पेशवा का होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस संघर्ष से घबराकर बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से यह संधि किया था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है बंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को बंबई में यह किसने लागू किया था? तो यह लागू किया था मुंद्रो ने। किसने? मुंद्रो ने। यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त होता क्या था? तो इसके जन्मदाता भी थे थॉमस मुंद्रो और रीड। यह मद्रास और बंबई में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके, यानी भूमि का मालिक खुद जमीन धारक होता था, स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी। वहीं बात कर लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त यह कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। इस व्यवस्था को तैयार किसने किया था? तो जॉन शोर ने किया था। किसने? जॉन शोर ने किया था। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त करके जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त में। वहीं महलबाड़ी बंदोबस्त, इस पद्धति के जन्मदाता थे हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। इसे संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक महाल यानी गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपरोक्त मत किसका था? तो यह मत था बेंजामिन डिजरायली का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3-4 प्रश्न इससे आते हैं 1857 के विद्रोह के मत के बारे में। वीडी सावरकर ने क्या कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। वहीं आरसी मजूमदार ने क्या कहा था इसके बारे में? आरसी मजूमदार ने कहा था कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था।
वहीं बात करें जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। वहीं इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसने कहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, यह कहा था जे.आर. होम्स ने कहा था। धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कहा था रीज ने। किसने कहा था? रीज ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कहा था जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद में पढ़ा था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के बाद पील कमीशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? पील कमीशन का गठन किया गया था उसकी जांच के लिए, और इसने रिपोर्ट दिया और इसने कहा था कि जो है सेना में जो है भारतीयों की संख्या कम कर दी जाए। तो इसी के तहत क्या किया गया? बंगाल में जो सेना था उसमें भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात 2:1 कर दिया गया। 2:1 कर दिया गया, यानी 2 भारतीय रहेंगे तो 1 अंग्रेज रहेंगे सेना में। कहाँ? बंगाल में। और उसके बाद बम्बई और महाराष्ट्र में यह अनुपात 5:2 था, यानी 5 भारतीय पे 2 अंग्रेज सैनिक रहते थे। 5 भारतीय सैनिक और 2 अंग्रेज सैनिक। वहीं अंग्रेजों ने 1857 के बाद गोरखा और पठानों की संख्या, सैनिकों में उसकी संख्या बढ़ाई गई और इसे लड़ाकू योद्धा घोषित किया गया। था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इस संस्था का गठन किया था केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने इसकी गठन किया था। वहीं कुछ अन्य संस्थाएं देख लेते हैं। धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था राधाकांत देव ने इसका गठन किया था। वहीं राधा स्वामी सत्संग इसकी स्थापना किसने किया था? तो शिव दयाल साहेब ने इसकी स्थापना किया था। वहीं भारतीय सुधार संघ इसकी स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने किया था। और वहीं बात कर लेते हैं देव समाज। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसका स्थापना किया था। सेवा सदन, तो इसका स्थापना बहराम जी मालावारी ने किया था। वहीं सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। वहीं जस्टिस पार्टी इसका स्थापना CN मुलादियार और TM नायर ने मिलकर किया था। वहीं हरिजन सेवक संघ, तो हम लोग जानते हैं 1932 ईस्वी में पुणे में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हारगोट समिति कब गठित की गई? तो हारगोट समिति का गठन किया गया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में किया गया था। वहीं शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन इसका गठन कब किया गया था? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। शिक्षा से संबंधित था रेले कमीशन। इसका गठन 1902 ईस्वी में कर्जन के समय में किया गया था। किसके समय में? कर्जन के समय में किया था। वहीं सैंडलर कमीशन यह भी शिक्षा से संबंधित था। इसका गठन कब हुआ था? तो सैंडलर कमीशन का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में जेम्स फोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स फोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी। तो ये यात्रा किसने किया था? तो ये यात्रा किया था के केलप्पन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के केलप्पन ने। नमक कानून की बात करें तो नमक सत्याग्रह यह शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ये 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे थे। कहाँ? डांडी। कहाँ पहुँचे थे? डांडी। 6
6 अप्रैल 1930 को, और वहाँ नमक सत्याग्रह को समाप्त करके और उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उसका स्थान लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। अच्छा, बोस ने कहा था, बोस ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया था। एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया था। वहीं इससे एक और क्वेश्चन आते हैं कि नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था यह पूरे भारत में फैल गया था। तो तमिलनाडु के तंजौर समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचल्लापल्ली से वेदरायम तक नमक यात्रा किया था। और वहीं मालाबार में यावकुम सत्याग्रह के नायक के कलप्पन, यही जो के कलप्पन, इन्होंने जो है कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका जो है लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ था वह हुआ कब था? अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। वहीं महासचिव कौन थे? एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। वहीं स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था पटना से। इसी के दौरान हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? पटना से किया था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। चलिए, और वहीं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन अगर पूछा जाए तो इसका गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। लखनऊ में इसका गठन हुआ था और पहली बैठक लखनऊ में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो यह अधिकार किसने किया था? तो यह अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने पटना की अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया था? तो पराजित किया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक को हराकर, पाल शासक महीपाल, वो पाल शासक कौन था? महीपाल को हराकर उस पर अधिकार किया। उसने उत्तर पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी ले आया। कहाँ? गंगोकोंडचोलपुरम, और वहां आकर उन्होंने अब गंगोकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उन्होंने इंडोनेशिया पर भी आक्रमण कर दिया था। वहीं राजराज प्रथम, उन्होंने श्रीलंका के कुछ भागों को जीता था। श्रीलंका के कुछ भागों को जीता था किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही जागरेश्वर मंदिर यानी विधेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राजराज प्रथम ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फुतुहात-ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, उनके लेखक आप लोग बताएंगे। बाबरनामा किसने लिखा था? यह बाबर की आत्मकथा था। तो बाबरनामा ये बाबर खुद लिखा था, और लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने खाना। वहीं हुमायूंनामा इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने किया था, उसकी बहन ने, हुमायूं की बहन ने किया था। अच्छा, वहीं बात करें तुजुके जहांगीरी यानी जहांगीर की आत्मकथा, तुजुके जहांगीरी, इसकी रचना किसने किया था? तो ये स्टार्ट तो किया था जहांगीर ने, लेकिन इसे पूरा किया था मोतबिंद खान ने। मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया था, मोतबिंद खान ने। अच्छा, तबकाते अकबरी, इसका रचना किया था निजामुद्दीन अहमद ने। किसने? निजामुद्दीन अहमद ने, फारसी भाषा में। वहीं फतवाए आलमगीरी, इसका जो फारसी में इसके लेखक थे शेख निजामुद्दीन अहमद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1934 में इसका जो अधिवेशन हुआ था पटना में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसका स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है भूमि दान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो भूमि दान का प्रथम साक्ष्य या नानाघाट अभिलेख में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानाघाट। यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आता है कि सती होने का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो सती होने का प्रथम प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त का यह अभिलेख है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती होने का पहला प्रमाण मिलता है। वहीं नासिक अभिलेख, इसका संबंध किस शासक से है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से। गौतमीपुत्र सतकर्णी से है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम है? तो विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम है? पेगोडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं विजयनगर की बात करें तो हम लोग जान लेते हैं विजयनगर में कुल कितने वंश हुए? कुल 4 वंश हुए। वो 4 वंश थे, संगम वंश, सुलु वंश, तालु वंश और आरवीडू वंश। ये हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। वहीं बात करें सुलु वंश, तो सुलु वंश के संस्थापक कौन थे? सुलु वंश के संस्थापक थे शालू नरसिंह जो है सलू वंश के संस्थापक थे। वहीं तुलु वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। वहीं आरवीडू वंश, तो आरवीडू वंश का संस्थापक था, इसके संस्थापक थे तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। विजयनगर से क्वेश्चन आते हैं इसके समय में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। निकोली कोट्टी यह किसके समय में आया था? तो यह देवराय प्रथम के समय में आया था। और ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। उसके बाद आए अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के समय में आया था और ये फारस का था। कहाँ का था? फारस का था। फिर आए नुनीज, ये अच्युत राय के समय में आए थे। किसके समय में? अच्युत राय के समय में आए थे। ये कहाँ का था? यह पुर्तगाली था। उसके बाद डोइंग पायस और बारबोसा, ये दोनों भी पुर्तगाली थे। ये केडीआर के समय में आए थे, यानी कृष्णदेव राय के समय में आए थे। चलिए दोस्तों, ये था एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीके जीएस के जितने भी एग्जाम हैं, यानी जीके जीएस के प्रश्न जितने भी एग्जाम में आते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।